अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आज हम 6, 7, 8, 9 और 10 लास्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं हमें 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 4 और 5 के दरमियान इन्फिनिटी रैशनल और इनरैशनल नंबर्स हैं, बट हमें सिर्फ ओनली 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि इनका एवरेज फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहले 4 + 5 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 + 5 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 2। तो एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 9/2। देन ये आया है हमारा 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर आए 9/2। देन हम लोग 4 और 9/2 के दरमियान भी मालूम कर सकते हैं, या फिर 9/2 और 5 के दरमियान। तो हम इन दोनों के दरमियान में फाइंड कर लेंगे जो सेकंड रैशनल नंबर है। तो 9/2 + 5 करेंगे और इसे भी डिवाइड बाय 2, यानी कि इनका जो एवरेज है हम वो फाइंड कर लेंगे। तो जब हम लोग 9/2 + 5 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो 1 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 2 1 ज़ा 2, 1 ही होगा, मतलब 2 ही होगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2, और 2 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। प्लस 1 को जब हम 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 10। तो ये हमारे पास 1, और ये वाला 2 भी डिवाइडेड बाय 2। ये एलसीएम वाला 2 था, और ये जो टोटल सब के नीचे डिवाइड हो रहा था ये वाला 2 है। तो 9 + जो 10 है हमारे पास 19/2 बन जाएगा। ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो डिवाइड बाय 2 हम इस तरह लिख देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 19/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 19। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 19 ही रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4। तुम्हारा जो नंबर्स आगे हैं, जो रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर हमने मालूम करने थे 4 5 के दरमियान, वो हैं, एक है 9/2 और दूसरा है 19/4। तो ये दो हमारे रैशनल नंबर आ गए और यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। x की पावर 5 है, y की पावर 35 और डिवाइड में है z की पावर 20, और इस सारे के ऊपर है 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये जो x की पावर 5 है इसे मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 35 और डिवाइड में z की पावर 20 को हम ऐसे लिख लेंगे। और जब स्क्वायर रूट पे यहाँ पे कुछ भी ना हो तो हम इसको 1/2 ये इज इक्वल होता है, लेकिन जब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाए तो वो, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 1/5 के इज इक्वल होगा, और अगर यहाँ पे होता 3 तो ये होता 1/3। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। अब हम अंदर 1/5 को अंदर सब तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि जो पावर होती है पावर की पावर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y है 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और डिवाइड में z है 20, और इसके साथ भी हम 1/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर रह जाएगी 1। x की पावर 1 हो तो हम उसे ना भी लिखे तो कुछ नहीं होता। देन y है हमारे पास 5 1 ज़ार और 5 7 ज़ार, तो y की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि 7 1 ज़ार 7। देन डिवाइड में 5 1 ज़ार और 5 4 ज़ार 20, तो 4 1 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो z की पावर 4। तो हम इसे लिख लेते हैं x y की पावर 7 और z की पावर जो है वो है हमारे पास 4, और यही है हमारा आंसर। x y की पावर 7 और z की पावर 4, यही है हमारा आंसर पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, 27 की पावर 2x और इस सारे के ऊपर है क्यूब रूट। तो यहाँ पर पहले हम 27 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 27 को 3 से करेंगे, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये बन गया 3 की पावर 3
3 की पावर 3 और इस सारे की पावर 2x और इस सारे के ऊपर है क्यूब रूट। तो हम लोग जैसे पहले भी मैंने बताया, जब खाली हो तो इसका मतलब होता है, जब स्क्वायर रूट हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो ये 1/2 होता है, और जब यहाँ पे कुछ आ जाए, जैसे यहाँ 3 है तो ये है क्यूब रूट, और इसे लिखते हैं हम लोग 1/3। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर है 2x और इस सारे की पावर आ जाएगी 1/3। पहले हम इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 3 2 ज़ार 6, तो ये 6x बन जाएगा, और इस सारे की पावर है 1/3। तो इस पावर को भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये 3 1 ज़ार और ये 3 2 ज़ार 6। तो ऊपर 2x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x, और ये सिंप्लीफाई हो गया, और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n+2 डिवाइड में है 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। पहले हम 6 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 6 की फैक्टराइजेशन पहले 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर है n+2, और डिवाइड में है हमारे पास 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। यहाँ पे इज इक्वल का साइन। दैन यहाँ 3 की पावर बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। 3 के ऊपर क्या है 1, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, और इनकी दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n+2 और देन +1, n+2 ये वाला और +1। पावर्स को हमने ऐड कर दिया क्योंकि बेसिस सेम थी, और यहाँ पर हम लोग इनको अलग अलग कर देंगे, यानी कि 3 की पावर n अलग से मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, यानी कि ऐसे ही रहेगा, और माइनस 3 की पावर n 1 लिखना है तो लिख लें, क्योंकि हम लोग जब इन्हें ऐड करेंगे क्योंकि इनकी बेसिस सेम है तो ये बन जाएगा n+1, लेकिन हमने इसे बैक फॉरवर्ड में किया, बैक स्टेप, तो इसलिए हमने इन्हें अलग कर दिया ताकि हम 3 की पावर n को कॉमन ले सकें। यहाँ पर अब हम 2 ऐसे ही रहेगा, 3 की पावर 2 + 1, 3 की पावर n+2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और नीचे डिवाइड में 3 की पावर n को हम कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर n, तो ये बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1। अब हम ऊपर जो है 2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, हम n को अलग कर लेते हैं और 3 की पावर 3 को भी अलग कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 की पावर n+1 को किया था, तो ये बन जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर n है, और ये 3 - 1 करेंगे तो ये बचेगा 2। यहाँ पे अब ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा इस 3 की पावर n से, क्योंकि जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एडिशन का साइन होता तो ये कैंसिल नहीं हो सकता था। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पीछे बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और डिवाइड में भी 2। यहाँ पे अब 2 भी कैंसिल हो रहा है, हम वहाँ पे ही कर सकते थे, यहाँ पे भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। 2 1 ज़ार और 2 1 ज़ार, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे बचेगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 3 ज़ार 9 और 3 और 9 3 ज़ार 27, तो हमारे पास आंसर आएगा 27। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो तरतीब से हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 3 consecutive ऑड इंटीजर्स। एक तो वो 3 हों consecutive यानी कि तरतीब से हों, और वो ऑड नंबर्स हों। ऑड नंबर्स वो होते हैं यानी कि जो 2 पे डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5, और इवन वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो, जैसे 2 4 6। ये इवन होते हैं और ये होते हैं ऑड। तो हमें चाहिए 3 ऑड consecutive ऑड, यानी कि जो तरतीब से आए वो नंबर्स, और उनका सम है हमारे पास 51। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट ऑड नंबर ऑड इंटीजर जो कि हम लेट करेंगे x, फिर हम लोग सेकंड कर लेते हैं सेकंड ऑड इंटीजर, वो होगा x+2, क्योंकि जो सेकंड इंटीजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे x को ले लेते हैं 1, ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग x+2 करेंगे तब हमारे पास आएगा 3। 2 + 1 करेंगे तो 3, यानी कि जो हमारे पास ऑड नंबर पड़ा है, ऑड इंटीजर पड़ा है, वो है 2 नंबर आगे, तो इसलिए हम +2 करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास
थर्ड ऑड नंबर होगा, ऑड इंटीजर, तो वो होगा x+4, क्योंकि यहाँ पे जब हम +2 करेंगे तो सेकंड इंटीजर आएगा, लेकिन जब हम लोग x+4 करेंगे तो x हम लोगों ने लेट 1 किया है, तो 1+4 = 5, तो तब हम लोग तीसरे जो हमारे पास इंटीजर हैं हम उस तक पहुँचेंगे, तो इसलिए हम लोग +4 करेंगे x के अंदर। तो ये हमारे हो गए अभी जो हमने लेट किए हैं, जो कि हमने अगर फाइंड करने हैं 3 इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि इन 3 जो नंबर्स हैं उनका सम == है 51। तो हमने ये लेट किए नंबर, तो पहला नंबर, सेकंड और थर्ड, तो x+2 सेकंड नंबर ऑड इंटीजर, देन थर्ड है हमारे पास x+4, और इन सब का सम होना चाहिए = 51 के। तो अब हम लोग जो लेफ़्ट साइड पे हम लोग इन तीनों x को जब प्लस करेंगे, x + x 2x + x, तो ये हो जाएगा 3x, +2 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और राइट साइड पे 51 ऐसे ही रहेगा, 3x ऐसे ही रहेगा, और ये जो 6 है ये राइट साइड पे जब जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव का, यहाँ नेगेटिव का। 3x को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, =, जब हम 51 में से -6 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 45। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 को हम करेंगे 3 1 ज़ार 3, यहाँ 1 बचेगा 15 हो जाएगा, और 3 5 ज़ार 15, तो हमारे पास क्या बचा 15, x = 15। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर तो आ गया ऑड इंटीजर, तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर, जो कि हमारे पास वो है x, और x = है 15। इसी तरह जो हमारा सेकंड ऑड इंटीजर है वो है x+2, तो x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास 15 + 2, तो हमारे पास जो सेकंड इंटीजर होगा वो होगा 17। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड ऑड इंटीजर है वो है x+4, x है हमारे पास 15 + 4, जब हम करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है वो है 19। तो जो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बने वो हैं 15, 17 और 19, यानी कि इन 3 के सम से हमारे पास 51 आता है, और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? यानी कि अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं, उसने 96 बॉल्स को 2 बकेट्स में पुट किया, तो जो एक बकेट है उसकी बॉल्स दूसरी बकेट से 28 बॉल ज़्यादा है। तो हम लोग पहले टोटल बॉल्स लिख लेते हैं। टोटल बॉल्स जो हैं हमारे पास वो हैं 96। फिर हम लोग लिख लेते हैं लेट, यानी कि फर्स्ट बकेट की और सेकंड बकेट की। लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन फर्स्ट बकेट वो है, हम लोग लेट कर लेते हैं x, ठीक है। देन जो हमारे पास है नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन सेकंड, यानी कि अदर जो बकेट है उसके अंदर सेकंड बकेट, तो वो होगा x+28, क्योंकि उसने कहा है जो फर्स्ट बकेट है प्लेस देम इनटू 2 बकेट, देन वो कहता है 1 बकेट हैज़ 28, एक बकेट में 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, यानी कि अगर एक बकेट में 1 बॉल्स हैं तो जो दूसरी बकेट में 28 ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर 29 बॉल्स हैं, यानी कि +28, ठीक है।
28 का फ़र्क है एक बकेट का दूसरी बकेट से बॉल्स का। तो अगर एक बकेट में एक बॉल है तो दूसरी में 1 + 28 या जो भी हमारे यहाँ पे x आएगा उसके अंदर हम 28 करेंगे तो वो अदर बकेट की जो है वो बॉल्स होंगी। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, टू द गिवन कंडीशन। उसने हमें बताया जो टोटल बॉल्स हैं वो हैं 96, यानी कि अगर हम इन दो बकेट की बॉल्स को जब हम ऐड करें तो वो 96 होंगी। तो x फर्स्ट बकेट की बॉल्स हैं x + 28 हैं सेकंड बकेट की बॉल्स, और जब इन्हें ऐड करें तो हमारे पास 96 बॉल्स बनेगी जो कि है टोटल बॉल्स जो उसके पास हैं। तो यहाँ पे x + x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 28 = 96। यहाँ 28 पॉजिटिव क्या तो राइट साइड पे ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ 28 = 96 - 28। जब 96 - 28 करेंगे तो हमारे पास 2x = जो हमारी बॉल्स बचेंगी वो बचेंगी 68। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो x = 68 / 2। तो हमारे पास जो x है वो आ जाएगा 2 1s are 2 3s are 6 और 2 4s are 8। तो ये आ जाएगा 34, यानी कि फर्स्ट बकेट में है 34 बॉल्स। तो हम इसे लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन फर्स्ट बकेट जो कि है x, और x अभी हमने फाइंड किया है वो आया है 34। तो जो नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन सेकंड बकेट तो वो है हमारे पास x + 28। तो x हमने फाइंड कर लिया है वो है 34। तो 34 + 28 करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 62, यानी कि फ़र्स्ट बकेट में है 34 बॉल्स और सेकंड बकेट में है हमारे पास, तो सेकंड बकेट में हमारे पास 62 बॉल्स। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें हमारे पास 96 बॉल्स ही बनेंगी। तो यही है हमारा आंसर। फर्स्ट बकेट में बॉल्स हैं 34 और सेकंड में है 62। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। Salma invested ₹350,000 in a bank, which paid simple profit at the rate of 7.14% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. सलमा ने इन्वेस्ट किए थे 350,000 इन अ बैंक। 350,000 उसने बैंक में इन्वेस्ट किए थे। देन विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14%, जो उसे प्रॉफिट हो रहा था पहले 2 ईयर्स के लिए। पहले 2 ईयर उसे 350,000 पे प्रॉफिट हुआ 7.14%। आफ्टर 2 ईयर्स प्रॉफिट बढ़ गया 8% कर दिया गया। 7.14% से 8% पे उसे प्रॉफिट देने लग गए वो लोग 350,000 पे। देन हम लोगों ने फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, यानी कि 7 साल बाद उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। पहले उसे 2 साल प्रॉफिट हुआ 7/4 प्रॉफिट। देन उसके बाद के जो 5 साल हैं उसे हुआ 8%। तो हम लोगों ने टोटल 7 ईयर का जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो हमने फाइंड करना है। पहले हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 350,000। देन पहले उसने जो पहले 2 ईयर्स के लिए उसे प्रॉफिट वो दे रहे थे वो है 7/4 प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पहला है हमारे पास 2 ईयर्स का, उधर हम लोगों ने इसको हम अलग सॉल्व करेंगे 7/4 प्रॉफिट के लिए। देन हम लोग जो 2 ईयर्स के बाद यानी कि बाकी के 5 ईयर्स हैं उसका 8% हम लोग अलग से फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग
लिख लेते हैं R1, यानी कि रेट है हमारे पास 7.1/4%। ठीक है, जो कि है रेट, हम इसे लिख लेते हैं रेट, जो कि है हम जिसे R से डिनोट करते हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास इसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेट है हमारे पास 7.1/4%, और जो हमारे पास टाइम है वो है T से हम उसे डिनोट करते हैं, T1 हम उसे कह लेते हैं, और इससे हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 ईयर्स का हम लोग मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है इंटरेस्ट रेट, तो हम उसे I1 कह देते हैं। तो I1 जो है हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, और यहाँ पे ही हम लोग लिख लेते हैं जो दूसरा हमारे पास रेट होगा उसे हम R2 से डिनोट कर लेते हैं, जो कि है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जो कि हमें वो दे रहे हैं 8%। ठीक है, और जो टाइम है हमारे पास वो यहाँ पर होगा 5 ईयर। T से डिनोट करेंगे यहाँ T2 से, यहाँ R2 से रेट को, तो टाइम हमारे पास 5 ईयर, पहले 2 ईयर्स एंड देन 5 ईयर्स, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 7 ईयर। इसका हम लोग फाइंड करेंगे I2 इंटरेस्ट रेट, इसका भी, इन दोनों का हम इंटरेस्ट रेट मालूम कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट का जो फार्मूला है I1 वो है प्रिंसिपल अमाउंट, देन है हमारे पास रेट R1, देन टाइम T1, और इसी तरह जो I2 है वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय R2, और यानी कि रेट, एंड देन टाइम T2। ठीक है, पहले हम लोग I1 मालूम कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 मल्टीप्लाई जो रेट है हमारे पास वो था 7.1/4%, और टाइम था हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, थोड़ा सा ये उधर चला गया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर हम लोग 3,50,000 को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 7.1/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पहले हम लोग 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और +1 कर देंगे, तो 7 और 4 होगा हमारे पास 28, और +1 करेंगे तो हो जाएगा 29/4% और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देन हम लोग 3,50,000 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, 29 को हम 4 पे डिवाइड कर, तो हमारे पास आ जाएगा 7.25%। को हम लोग लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि हमें पता है परसेंट जो होता है हम उसे लिख सकते होते हैं 1/100। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये वाला परसेंट है इसकी जगह 1/100 लिख दिया डिवाइड में, और मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 2 ज़ीरो हैं इस 100 के, इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये पीछे बचेगा 3,500 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। ये है हमारे पास I1। तो I1 जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3,500, तो हमारे पास आंसर आएगा, बस आंसर आएगा वो है 50,750, 50,750। ये हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट रेट आ गया। देन हम लोग सेकंड इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो I2 है हमारा प्रिंसिपल रेट है 3,50,000। R2 हमारे पास जो रेट था वो था 8%। मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास था 5 ईयर। देन 3,50,000 ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर भी हम परसेंट को 1/100 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे I2 में बचेगा 3,500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इन्हें भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3,500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000।
तो ये आया हमारे पास 1,40,000। यानी कि ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है ये फर्स्ट 2 ईयर्स का उसे मिला है इतना प्रॉफिट, और जो बाकी के 5 ईयर्स हैं उस पे उसे इतना मिला है। तो हम लोग इसे लिख लेंगे जो कि उसका है टोटल प्रॉफिट। जो उसका टोटल प्रॉफिट होगा जो कि उसे 3,50,000 पे हुआ है, इसके ऊपर उसे प्रॉफिट हुआ था ना, तो पहले 2 ईयर्स के लिए उसे हुआ 50,750 एंड देन प्लस 1,40,000 जो कि उसे हुआ बाकी के 5 ईयर। तो 2 + 5 यानी कि 7 ईयर्स का ये उसे प्रॉफिट होगा। तो इन सब को जब हम लोग ऐड कर लेंगे 1,40,000 प्लस 50,750 प्लस 3,50,000, तो ये हमारे पास आएगा 5,40,750 रुपीज़, जो कि है उसके 7 ईयर्स का प्रॉफिट। और यही है हमारा आंसर। यानी कि जो सलमा को 7 ईयर के बाद प्रॉफिट हुआ है टोटल वो है 7,40,750 रुपीज़। और हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया है।